नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट 2025 से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। और पिछले कुछ बजट और इस बजट को एनालाइज करके हमने ऐसे टॉप 10 शेयर की लिस्ट बनाई है जो आगे जाके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। अगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट जोखिम भरा होता है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी तरफ से भी रिसर्च जरूर करो। इसमें हम पहले देखते हैं बजट 2025 से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। इसमें पहला है टैक्स रिबेट का दायरा, मतलब कि जो लिमिट पहले 3 लाख थी उसको बढ़ा के 12 लाख कर दिया है। अब 12 लाख की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब मिडिल क्लास की जेब में और भी पैसा बचेगा, जिससे उसकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। दूसरा है एमएसएमई और स्टार्टअप को फंडिंग और क्रेडिट सपोर्ट, जिससे स्मॉल और मीडियम बिजनेस या फिर नई कंपनी को फायदा मिलेगा। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और ग्रीन एनर्जी। इन सेक्टर में गवर्नमेंट ने खुलकर पैसा खर्च करने की प्लानिंग की है। फोर्थ है डिजिटल इकोनॉमी और ई कॉमर्स के सेक्टर को बूस्ट देना, मतलब कि अब गवर्नमेंट टेक और फिनटेक कंपनी को और भी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं पिछले कुछ बजट से मिले हुए संकेतों के बारे में। गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों में गिने चुने सेक्टर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि ये सेक्टर में आगे जाके ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसमें पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, डिजिटल, ग्रीन एनर्जी और मेक इन इंडिया। ये सभी सेक्टर में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। इसका सीधा मतलब है कि ये सेक्टर आगे जाके ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा है एफडीआई, मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग। सरकार पीएलआई जैसी स्कीम निकाल रही है ताकि टेस्ला और आईकेईए जैसी बड़ी कंपनियां इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। इससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तगड़ा ग्रोथ पकड़ सकता है। बात करें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में हम 6 महीने से लेकर 2 साल तक कंसीडर करें। जब भी बजट में थोड़ी बहुत राहत मिलती है तब लोगों के पास थोड़ा ज़्यादा पैसा बचने लगता है। वो पैसा या तो लोग खर्च करेंगे या फिर इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसका सीधा असर रियल इस्टेट, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को होता है। बात करते हैं लॉन्ग टर्म, जिसमें 3 से 5 साल तक कंसीडर करें। इन सेक्टर्स में आती है ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फिनटेक इंडस्ट्री। ये सभी लंबी रेस के घोड़े हैं। ये सभी पॉइंट को कवर करके अब हम देखेंगे टॉप 10 शेयर की लिस्ट, जिसमें हम उस शेयर का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी चेक करेंगे। इसमें पहला है आईटीसी लिमिटेड, जिसका फुल नेम है इंडियन तंबाकू कंपनी लिमिटेड। इसमें शॉर्ट टर्म की बात करें तो सरकार सिगरेट पे कोई भी ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ा रही है, जिससे आईटीसी आराम से ग्रो कर रहा है। बात करें लॉन्ग टर्म की, तो ये कंपनी सिर्फ सिगरेट ही नहीं बल्कि होटल, एफएमसीजी, एग्री बिजनेस, पेपर, ये सब भी करती है। मतलब आईटीसी एक सिगरेट कंपनी नहीं बल्कि एक पूरा बिजनेस किंगडम है। दोस्तों, तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन आईटीसी का शेयर आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ देने में ज़रूर हेल्प कर सकता है। दूसरा है हेवेल्स इंडिया। इसके शॉर्ट टर्म पोटेंशियल की बात करें तो किचन के उपकरण, एसी, फैन, बल्ब जैसे चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, जिससे हेवेल्स जैसी कंपनी को फ़ायदा होगा। बात करें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की, तो हेवेल्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, ये एक जानी पहचानी ब्रांड है। इंडिया में प्रीमियम इलेक्ट्रिक और उपकरण के सेक्टर में इसकी पकड़ बहुत मजबूत है। हेवेल्स का बिजनेस भी शानदार डाइवर्सिफाइड है। हेवेल्स सिर्फ पंखे, लाइट और वायरिंग ही नहीं बल्कि ये किचन के उपकरण, स्विच, मोटर, गीजर, वायर जैसी प्रोडक्ट भी बनाती है। इन सभी की लगातार डिमांड बनी रहती है क्योंकि नए ऑफिस, घर और फैक्ट्री में इसकी ज़रूरत होती है। सरकार रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दे रही है और जिससे नए ऑफिस और घर में हेवेल्स के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि इस मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है फिर भी हेवेल्स ही क्यों? तो इसको थोड़ा अच्छे से क्लियर करते हैं। इसका पहला कॉम्पिटिटर है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ये हेवेल्स इतनी डाइवर्सिफाइड नहीं है। कंज्यूमर अप्लायंस में पॉलीकैब का इतना ज़्यादा नाम नहीं है। दूसरा है वी-गार्ड। ये भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन इसका मार्केट कैप और स्केल हेवेल्स के मुकाबले काफ़ी छोटा है। वी-गार्ड का ज़्यादातर फोकस साउथ इंडिया में है, जबकि हेवेल्स पूरे इंडिया में फैला हुआ है। थर्ड है बजाज इलेक्ट्रिकल। बजाज इलेक्ट्रिकल एक पुराना नाम है, लेकिन इसकी ग्रोथ भी हेवेल्स के मुकाबले काफ़ी धीमी रही है। R&D और इनोवेशन में हेवेल्स बजाज से काफ़ी आगे है। हेवेल्स के फाइनेंशियल की बात करें तो उसकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस पे कर्जा भी काफ़ी कम है और इसकी पॉजिटिव ग्रोथ भी बढ़िया है। यह कंपनी डिविडेंड भी देती है, यानी इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा भी मिल सकता है। थर्ड नंबर पे है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। मेड इन इंडिया की डिक्सन टेक्नोलॉजीज कंपनी के बिना अधूरी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी ईएमएस की नंबर 1 कंपनी है। ईएमएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन, एलईडी लाइट जैसी कई चीज़ें यही कंपनी बनाती है।
जबकि इसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स किसी एक चीज़ में ही टिके हुए हैं। शॉर्ट टर्म में इसको देखें तो सरकार मेक इन इंडिया PLI जैसी स्कीम को सपोर्ट दे रही है, जिससे डिक्सन को बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है। जितनी नई कंपनियां बनेगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, उतना ही डिक्सन को फ़ायदा होगा। अगर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की बात करें तो डिक्सन एक कंपनी नहीं, सैमसंग, फिलिप्स, शाओमी, बोट जैसी कई कंपनियों का भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से बढ़ रहा है और डिक्सन इस ग्रोथ में सबसे आगे है। कम कर्ज, बढ़िया कैश फ्लो और तगड़ी बैलेंस शीट इस कंपनी को दूसरे कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे रखती है। सिंपल शब्दों में कहें तो डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की किंग है। 4 नंबर पे है DLF लिमिटेड। इसका फुल नेम है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। 2025 में रियल इस्टेट और बढ़ी हुई कैपिटल एक्सपेंडिचर से रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से हाउसिंग सेंटीमेंट और भी ज़्यादा बेहतर होगा। DLF के शॉर्ट टर्म बुकिंग की बात करें तो बुकिंग बढ़ने पर या फिर नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने की खबर आने पर इसके स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। बात करें लॉन्ग टर्म की तो मेट्रो सिटी से लेकर Tier 2 के शहरों तक रियल इस्टेट के विस्तार से लीडिंग कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा। DLF की ब्रांड वैल्यू और उसके बड़े लैंड बैंक DLF को उसके कॉम्पिटिटर से आगे रखने में हेल्प करेंगे। बात करें इसके कॉम्पिटिटर्स की तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ओबेरॉय रियलिटी और प्रेस्टीज इस्टेट जैसे बड़े खिलाड़ी भी मौजूद है। लेकिन DLF का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, फंडिंग और बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है। बड़े प्रोजेक्ट में टॉप ब्रांड के रूप में जाना जाता है। लैंड बैंक और प्रॉपर्टी लोकेशन में DLF का पलड़ा काफ़ी भारी है। 5वें नंबर पे है जोमेटो लिमिटेड। डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन सर्विस को सरकार सपोर्ट कर रही है, जिसका थोड़ा बहुत फ़ायदा इनको भी मिल सकता है। बात करें लॉन्ग टर्म की तो ब्लिंकिट जैसे बिजनेस के ज्वाइंट होने के बाद जोमेटो के प्रॉफिट में और भी ज़्यादा सुधार होने की उम्मीद है। जिस तरीके से लोग ऑनलाइन फूड मंगा रहे हैं, आगे जाके लॉन्ग टर्म में भी ऑनलाइन फूड बिजनेस बढ़ने की उम्मीद है। स्विगी, डोमिनोज और जुबिलेंट फूडवर्क इसके बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। जोमेटो पब्लिक लिस्टेड होने की वजह से इसको फंड कलेक्ट करने का ज़्यादा मौका है। इसके पास रेस्टोरेंट का बड़ा नेटवर्क है और ये डिलीवरी सिस्टम में भी लगातार इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अपनी खुद की टीम और ब्लिंकिट के साथ ग्रोसरी सेवाओं की वजह से ये बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस लिस्ट में हम जो भी स्टॉक के बारे में बात करेंगे वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड ज़्यादा होंगे। इस लिस्ट में 6 नंबर पे आता है टाटा मोटर्स। शॉर्ट टर्म में अगर EV की सेलिंग ज़्यादा बढ़े या फिर इसका कोई नया मॉडल बाहर निकले तो टाटा मोटर्स के शेयर में जल्दी उछाल आ सकता है। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में टाटा की पुरानी पहचान है, मतलब कि टाटा की कंपनी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। EV के सेक्टर में एज मिलने से ये कंपनी आगे भी लीड करे ऐसी संभावना है। बात करें टाटा कंपनी बाकियों से आगे कैसे है, मारुति और हुंडई अभी EV सेक्टर में नए हैं, जबकि टाटा मोटर्स की नेक्सॉन EV ऑलरेडी पॉपुलर है। टाटा कंपनी ने रिसर्च और लोकल प्रोडक्शन पर ज़्यादा पैसा लगाया है और जैगवार और लैंड रोवर से प्रीमियम गाड़ियों का अनुभव भी है। कॉमर्शियल व्हीकल जैसे कि बस और ट्रक में टाटा की मजबूत पकड़ है और पूरे भारत में इसका सर्विस नेटवर्क भी एक इसकी बड़ी ताकत है। 7 नंबर पे आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। M&M के पास इलेक्ट्रिक कार और ट्रैक्टर का मजबूत बाजार है। 2025 में किसानों को ज़्यादा लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलने से ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ सकती है। शॉर्ट टर्म में अगर ट्रैक्टर की सेलिंग बढ़ती है या EV में कोई नया मॉडल लॉन्च होता है तो M&M के शेयर की प्राइस भी बढ़ सकती है। बात करें लॉन्ग टर्म की तो M&M नई टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में पैसा लगाकर फ्यूचर के लिए रेडी हो रहा है। अब बात करते हैं अशोक लेलैंड और जॉन डियर जैसे बड़े दिग्गज होने के बावजूद महिंद्रा एंड महिंद्रा ही क्यों? M&M के पास पैसेंजर गाड़ियाँ, ट्रक और ट्रैक्टर ये तीनों का बढ़िया कारोबार है। नई टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ज़्यादा जोर दे रहा है। गांव में इसका नेटवर्क बहुत ज़्यादा मजबूत है और किसान ये ब्रांड पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। 8 नंबर पे आता है NTPC ग्रीन एनर्जी। भारत में सोलर और वाइंड एनर्जी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और NTPC इसमें लगातार इन्वेस्ट कर रहा है। 2025 के बजट में रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट देने की वजह से नई पॉलिसी और फंडिंग मिलने की संभावना है। शॉर्ट टर्म में देखें तो अगर कोई नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट होती है या NTPC कोई बड़ा टेंडर जीतता है तो NTPC के शेयर की प्राइस बढ़ने की संभावना है। लॉन्ग टर्म में देखें तो भारत की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में सोलर और विंड एनर्जी का हिस्सा बढ़ेगा, जिससे NTPC ग्रीन को लगातार ग्रोथ मिलेगी। बात करते हैं अडानी ग्रीन, टाटा पावर, रिन्यूएबल पावर जैसी बड़ी कंपनियां भी इन सेक्टर में हैं, फिर भी NTPC ग्रीन ही क्यों? इसमें पहला तो है NTPC को गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना और इसको बड़े पावर प्लांट चलाने का अनुभव भी है। NTPC को सरकार की तरफ से सस्ता लोन भी मिलता है, इसलिए ये समय पे उसका प्रोजेक्ट भी पूरा कर पाते हैं। ये पूरे भारत में मौजूद है और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के नेटवर्क से आसानी से जुड़ सकता है। 9 नंबर पे है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। लोग चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स को ज़्यादा खरीद रहे हैं, इससे इसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही है। बात करें लॉन्ग टर्म की तो टाटा का नाम वैसे ही ट्रस्टेड है
ऊपर से स्टारबक्स के साथ पार्टनरशिप और फॉरेन में भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहा है। इसका मतलब कंपनी का फ्यूचर और भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एफएमसीजी सेक्टर हमेशा चलने वाला सेक्टर है, लेकिन टाटा का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज और स्ट्रेटेजिक एक्सपांसन इसको लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। कॉम्पिटिटर्स भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टाटा के पास एक ब्रांड वैल्यू है, ग्लोबल प्रेजेंट और पार्टनरशिप एडवांटेज है, जो इसको लॉन्ग टर्म में बेटर बनाते हैं। 10वें नंबर पे है टाइटन कंपनी। ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है और इसके लॉयल कस्टमर है। टाइटन एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है जो वॉचेस, गोल्ड ज्वेलरीज जैसे कि तनिष्क, आई वियर जैसे कि टाइटन आइस और परफ्यूम में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लोग टाइटन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, जो किसी भी एफएमसीजी या ज्वेलर्स कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तनिष्क का मार्केट में अलग ही ट्रस्ट है। शादी में इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ता है। अगर इकोनॉमी ग्रोथ हुई तो लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, जिससे लग्जरीज और फैशन प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी। बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक ज्वेलरीज के लिए ईएमआई ऑप्शन देती है, जो तनिष्क की सेल बढ़ाता है। बात करें कॉम्पिटिटर से ये आगे क्यों है। ज्वेलरी मार्केट्स में मार्बर्स, कल्याण ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स जैसी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन टाइटन जो कि जिसको हम तनिष्क कहते हैं, वो एक प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करता है, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है। वॉचेस और आईवियर्स में टाइटन का कोई रियल कॉम्पिटिटर नहीं है। रिलायंस और आदित्य बिरला भी फैशन और लाइफस्टाइल में आए हैं, लेकिन टाइटन का डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड वैल्यू इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टाइटन एक लो रिस्क और हाई ग्रोथ कंपनी है जो कंसिस्टेंसी ग्रो करती है। रूरल और सेमी रूरल में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जो फ्यूचर्स में और ग्रोथ ला सकता है। अगर किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो लॉन्ग टर्म में स्टेबल रहे और अच्छा प्रॉफिट दे, तो टाइटन एक स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 शेयर की लिस्ट जिसमें बजट 2025 का फ़ायदा मिलेगा। और भी कई ज़्यादा कंपनियां हैं जिसको बजट रिलीज होने के बाद फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करो उसके पहले ये सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी फॉलो करो, तब बजट, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट और क्वार्टर रिजल्ट जरूर चेक करो। टेक्निकल एनालिसिस को इग्नोर मत करो और लिक्विड स्टॉक चूज़ करो। मतलब कि आप ऐसा स्टॉक पसंद करो जो इजीली बाइंग और सेलिंग हो सके, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब आप एग्जिट हो सको। अगर फ्यूचर सिक्योर करने के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अपनाओ, तब कंपनी का मैनेजमेंट, डेट इक्विटी रेशियो और कंपनी का ग्रोथ जरूर चेक करो। गवर्नमेंट पॉलिसी को फॉलो करो। जहाँ पर सरकार का फोकस होता है, उस सेक्टर में ग्रोथ होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। SIP अप्रोच फॉलो करो, मतलब कि धीरे धीरे इन्वेस्ट करो ताकि आपकी प्राइस एवरेज बनी रहे। अपने रिस्क मैनेजमेंट को जरूर ध्यान में रखो और हो सके तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखो। दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई है। आप जब भी इन्वेस्ट करो तब अपनी तरफ से रिसर्च जरूर करो, और अमाउंट ज़्यादा हो तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेना कोई बुरा आइडिया नहीं है। दोस्तों, अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा स्टॉक हो जो आपको लगता है कि इस लिस्ट में होना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताओ, जिससे दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सके। मैं सोच रहा हूँ कि IPO की लिस्टिंग से पहले उस कंपनी का शेयर कैसे खरीदें, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। अगर आप भी चाहते हो कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। या दोस्तों, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर। तब तक के लिए गुड बाय।